हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको जानना है कि हरियाणा में कौन सी माटी को डाकर के नाम से जाना जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कि हरियाणा में कौन से क्षेत्र के अंदर कंगी नामक माटी मिलती है, या अगर आपको जानना है कि हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु किसको बोला जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कि हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की माटी, जलवायु और ऋतु। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। आपके सामने मैप है, हरियाणा का मैप है, और हरियाणा की मैप की बात करें, सबसे पहले हरियाणा का एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करें। किसकी? क्षेत्रफल। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? काफी बार HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है हरियाणा का। फ्रेंड्स, याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा कौन से नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे आता है। अकॉर्डिंग टू एरिया हरियाणा है वो कौन से नंबर का है? 21वें नंबर का है। याद रखना, अगर तेलंगाना बनने से पहले का डाटा पूछे आपसे, तेलंगाना अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि तेलंगाना बनने से पहले कौन से नंबर पे था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तेलंगाना बनने से पहले हमारा आंसर कितना रहेगा? 20वें में था। कौन सा था? 20वां। ये तेलंगाना बनने के बाद में हम कौन से नंबर पे आ गए? 21वें नंबर पर आ गए। फ्रेंड्स, अगर आप ऑल इंडिया लेवल के अकॉर्डिंग हरियाणा के क्षेत्रफल की अगर परसेंटेज निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑल इंडिया लेवल पे हरियाणा कितना प्रतिशत है? 1.34% है। यानी कि टोटल जो एरिया है इंडिया का, उसका 1.34% क्या है? हरियाणा का एरिया का। ये क्या थी हमारे पास में? हरियाणा की भौगोलिक स्थिति थी। और क्या था? अगर हम इसकी समुद्र तल से लेवल देखें हरियाणा का, तो समुद्र तल से कितना है? 700 से 900 इतनी ऊंचाई है। ठीक है, आपसे HSSC ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप ओशन लेवल से बात करोगे तो हरियाणा का लेवल कितना आता है? हमारा आता है 700 से 900 के बीच में आता है हमारा लेवल। और क्या है? और देखो, हरियाणा के अक्षांशीय और देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार, और एक है देशांतर। इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें हरियाणा का, तो कितना है? HSSC ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, कितना है अक्षांशीय है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं। देशांतर की बात करें, अब देशांतर की बात करें तो देशांतर कितना होगा हमारा? अब देशांतर देखते हैं। देशांतर कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट, ये है ईस्ट। ठीक है, ये हमारा हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। फ्रेंड्स, उसके आगे बात बढ़ते, अगर हमारे यहां पर रेतीला भाग की बात करें, रेतीला भाग की बात करें तो वो कितना है? वो है 25.35। कितना है? 25.35% है। ये रेतीला भाग है हरियाणा के। और पहाड़ी कितना आता है? पहाड़ी है 3.09% पहाड़ी आ जाता है। और इसके अंदर 2% दलदल आता है। कितना परसेंट आता है? दलदल कितना परसेंट है? 2%। और दलदल हमें पता है कहां पर है? ये है सिरसा के अंदर मिलेगा आपको, सिरसा में। और इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको नेल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नेल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं हम? नेल्ली के बारे में जानते हैं। ये हरियाणा का थोड़ा सा हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में एक बार पता किया। और जो शेष बच गया वो कौन सा है? मैदानी भाग आ जाता है हमारा। जितना भी शेषफल बचता है वो सारा मैदानी भाग है।
तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हरियाणा की जलवायु से। और हरियाणा की जलवायु की बात आए तो एक साइंटिस्ट हुए थे। कौन थे साइंटिस्ट? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कौन थे? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। अब डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन सी थी वो दो भाग? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, दो उसमें किया था। कौन सी थी? एक थी आर्द्र उपोष्ण। ठीक है, हमें पता आर्द्र मतलब नमी, उपोष्ण मतलब गर्मी। वो कौन सी है? गर्मी है और उसमें नमी के साथ साथ में गर्मी होती है, वो हमारा आर्द्र उपोष्ण है। और कौन सी थी? एक थी उपोष्ण स्टेपीज। उपोष्ण स्टेपी, ये किसके द्वारा था? व्लादिमीर कोपेन द्वारा। अब व्लादिमीर कोपेन ने, अब यहां पर कई बार कोड वर्ड आता है COW, ये व्लादिमीर ने अपनी स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग आपके यहां पर उसने कोड वर्ड डाल रखे थे। उपोष्ण स्टेपीज के लिए मिलता है आपको BRHW, ये उपोष्ण स्टेपीज के लिए मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे आपको पता है कि आर्द्र उपोष्ण है, इसका मतलब क्या है कि सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी है। ठीक है, कैसे है हमारी जलवायु? सर्दी के अंदर, सर्दी में ज्यादा सर्दी और गर्मी में ज्यादा गर्मी। ठीक है, ये किस वजह से? समुद्र से ज्यादा दूर हो गए हैं हम, इसलिए है। और इसी को कौन से इसके नाम से जानते हैं? इसको महाद्वीपीय जलवायु। किसके नाम से जानते हैं? महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, हरियाणा ने क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा HSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है। तो हरियाणा ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो उसका आंसर पता क्या था? उसका आंसर दे रखा था, तो किस प्रकार की दे रखी थी जलवायु? वो जलवायु थी आर्द्र प्लस में आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु के बीच। ठीक है, यह आंसर दे रखा था HSSC ने। हमें स्मार्ट बनना है HSSC के अकॉर्डिंग। हमें आज के टाइम पे आप देखोगे कि जीके के सारे आंसर है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आने के आपके आंसर स्टार्ट हो गए हैं। और HSSC आपको पता है कि हर बार कभी कैसा आंसर देती है, कभी कैसा आंसर देती है। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन जो आपके पास में आंसर ऑप्शन मिला था, वो ऑप्शन ये था कि आर्द्र प्लस में आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु के बीच में हरियाणा की जलवायु है। ठीक है, ये तो हमारी हरियाणा की जलवायु थी। और हरियाणा के जलवायु के बाद में बात करते हैं हरियाणा की ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। तो आगे क्या है? हरियाणा की ऋतु। हरियाणा की ऋतु 3 प्रकार की मिलेगी आपको, और इनमें से HSSC ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन कौन सी है? एक तो है ग्रीष्म ऋतु, एक है शीत ऋतु, और एक है वर्षा ऋतु। ठीक है, कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। अब देखो थोड़ा सा इनके अंदर पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब होती है? कब से कब होती है भाई? मार्च से लेके जून तक आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी। मार्च से जून तक आपको ग्रीष्म ऋतु मिलती है। और एवरेज टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर तो कितना होता है अभी गर्मियों में? 35 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर बात करें मई और जून की, मई और जून में कितना रहता है?
40 से 45 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा भी चला जाता कई बार आपका 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में गर्म हवाएं चलती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको किसके नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। लू है ये गर्म हवाएं है जो कब चलती है? ये मई और जून के अंदर चलती है। और कहां चलती है? हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में चलती है। ठीक है, इसमें यानी कि जो हमारा क्षेत्र राजस्थान के बॉर्डर से लगता है वहां पर आपको कैसी मिलेगी जलवायु? आपको गर्म जलवायु मिलेगी। उसके बाद में है शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब आती है? सितंबर से लेकर मार्च तक शीत ऋतु होती है। कब से कब है? सितंबर से मार्च तक। और एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है यहां का इस टाइम पे? एवरेज टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना डिग्री? 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर आप बात करो दिसंबर और जनवरी की, कब की? दिसंबर और जनवरी की बात करें तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उससे काफी बार कई बार आप देखो कम भी चला जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। हमारे हिसार और नारनौल आप देखोगे कि सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडे क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में कौन सी? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु कब आती है? वर्षा ऋतु आती है आपकी अगर बात करोगे तो जुलाई से सितंबर। और एवरेज कितने रहते हैं? एवरेज रहती है 30 से लेके 110 तक एवरेज रहती है। ठीक है ना, इतने आपके यहां पर आप देखो एक वर्षा होती है। एक बात और याद ना कि हरियाणा का मैप की अगर बात करते हैं, हम ये छोटा सा एक हरियाणा का मैप बना लेते हैं एक बारी। इस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको पता है। ठीक है, यहां पर कौन सा क्षेत्र आता है? यहां पर पे आता है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और हम यहां से अगर ऐसे जाएंगे, आप ऐसे जाओगे तो यहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से लेके 25 से 38 सेंटीमीटर तक चलती रहेगी। यानी कि कम आप महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र के अंदर दक्षिण भाग में जाओगे तो वहां पर सबसे कम वर्षा आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे कम वर्षा मिलेगी। तो आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है? छिछरौली कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, और वैसे अगर आप देखोगे तो जहां पर आप शिवालिक की पहाड़ियां लगती है वहां पर आपको सबसे ज्यादा पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितने थे? एवरेज वर्षा आ गई हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की ऋतु के बाद में बात करें तो हरियाणा की माटी के बारे में पढ़ते थे। हरियाणा की मिट्टी, कहीं पर मृदा मिलेगा, माटी मिलेगा, ये मिलेगा। देखो माटी पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वो भी कब हुई थी भाई? वो 1974 के अंदर हुई थी। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जांच करना था, माटी की जांच करना इसका मेन उद्देश्य था। इसका उद्देश्य, ठीक है, ये हमारे पास में होता। अब देखो क्या है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? हमें पता था हमारे यहां पर मैदानी भाग सबसे ज्यादा बड़ा भाग है। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली दोमट मिट्टी मिलती है। कौन सी? रेतीली दोमट मिट्टी। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कौन से जानते हैं? हल्की पीली मिट्टी के नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ने हल्की पीली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। देखो भौगोलिक स्थिति के आधार पे बात करें तो हरियाणा को 4 भागों में बांटा है। हरियाणा को 4 भौगोलिक भाग में बांटा है। भाग में बांटा। वो 4 भौगोलिक भाग कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है शिवालिक,
कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अरावली, अरावली। और तीसरा कौन सा है? रेगिस्तान। और चौथा कौन सा है? यमुना प्लस में घग्गर के बीच का मैदान। ठीक है, यमुना और घग्गर के बीच का मैदान। एक बार हम हरियाणा का मैप बना लेते हैं और हरियाणा के मैप में सारा इसको करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा का मैप बना लेते हैं। ये देखो हरियाणा का मैप बनके तैयार हुआ है। और अगर बात करें शिवालिक क्षेत्र की, तो शिवालिक क्षेत्र कौन सा है? ये वाला शिवालिक क्षेत्र हमारे पास में, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, और जो राजस्थान बॉर्डर के लगता है वो कौन सा हो गया? रेगिस्तानी। ठीक है, ये वाला आपका क्षेत्र है, ये सारा का सारा आप ये मान के चलो सारा रेगिस्तान क्षेत्र है। ये रेगिस्तान क्षेत्र है, ये हो गया रेगिस्तान। यहां पर हो गया अरावली क्षेत्र आपका, इस भाग में अरावली क्षेत्र आ जाता है आपका। यहां पर भी नू है, गुड़गांव है, मेवात के अंदर आपका ये भी अरावली क्षेत्र है। कौन सा ये है अरावली। और यहां से आप देखो कि एक घग्गर नदी आती है ऐसे। ठीक है, ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। और यहां से कौन सी नदी आएगी? ये यमुना नदी आएगी, यमुना नदी आती। और यमुना नदी घग्गर नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम बेसिकली हरियाणा के नाम से जानते हैं। पुराने आप देखोगे तथ्यों के हिसाब से बात करें तो यमुना और घग्गर नदी के बीच के क्षेत्र को ही हरियाणा बोला जाता है। यह मैदानी भाग है। कौन सा है? मैदानी भाग है। तो आप यहां पर देखो कि यमुना और घग्गर नदी के बीच में कौन सा है? मैदानी। और सबसे ज्यादा आपको पता होगी बाढ़ भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आती है। यमुना नदी के किनारे ये क्षेत्र है आपके, यहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। अब ये देखो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग, मैदानी भाग को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है समतल, समतल, और एक है तरंगित, तरंगित। एक हो गया समतल और एक हो गया तरंगित। तरंगित मतलब उबड़ खाबड़ होता है। अब समतल के अंदर देखो ये वाला क्षेत्र लेते हैं हम, ये बाढ़ वाला क्षेत्र, इसको हम जलोढ़, कौन सा है? जलोढ़, जलोढ़ या फिर बाढ़। अब बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आएगी? आप उस सबको पता है कि भी नदी के किनारे है, वहीं पर सबसे ज्यादा बाढ़ आएगी। अब बाढ़ आएगी तो देखो वहां पर क्या होता है कि दो प्रकार की मिट्टी मिलती है हमें। कौन कौन सी मिलती है? एक तो मिलती है बांगड़, एक मिलती है खद्दर। एक मिलती है बांगड़ और एक मिलती है खद्दर। बांगड़ भी मिलता है, बांगर भी मिल जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मतलब बांगड़ भी बोल सकते हो या बांगर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बांगड़ कौन सी है? ठीक, क्वेश्चन ये पूछता कि ऊपर वाली है, नीचे वाली है, या नई वाली है, पुरानी वाली है। तो बांगड़ कौन सी है? बांगड़ है पुरानी वाली, पुरानी वाली है, वो है बांगड़। और ये ऊपर मिलेगी आपको, ऊपरी मिट्टी है ये। ठीक है, और खद्दर कौन सी है? वो नई वाली मिट्टी है, नई मिट्टी है खद्दर, और ये आपको नीचे मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती? नई मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी, ये ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा उपजाऊ है। ये भी उपजाऊ है वैसे, लेकिन ये थोड़ी सी कम है। इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें हम, ये कम उपजाऊ है। अब भौगोलिक स्थिति के बाद में अब बात करते हैं कि हरियाणा की एक फेमस बुक है, कौन सी थी? वो थी एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये लिखी गई थी डॉक्टर जसबीर सिंह द्वारा, जसबीर सिंह द्वारा 1976 के अंदर पब्लिश हुई थी। अब
डॉक्टर जसबीर सिंह के हिसाब से बात करें तो हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन कौन से हैं? देखो हम हरियाणा की मिट्टी को यहां पर डॉक्टर जसबीर सिंह के हिसाब से पढ़ते हैं। पहली है अत्यंत हल्की मिट्टी। पहली कौन सी है? अत्यंत हल्की मिट्टी। दूसरी कौन सी आती है? हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी। तीसरी कौन सी है? मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी। चौथी है सामान्यतः भारी मिट्टी। पांचवी है भारी व बहुत भारी मिट्टी। और छठी है चट्टानी व गिरिपादीय मिट्टी। अब देखो इसके अंदर भी हल्की मिट्टी के भी 2 भाग हैं। हल्की मिट्टी के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी। कौन सी है? अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी। और कौन सी है? एक है बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी के भी भाग हैं। मध्यम मिट्टी के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं मध्यम मिट्टी के। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले है मोटी दोमट मिट्टी। अगली है हल्की दोमट मिट्टी। और एक है दोमट मिट्टी। ठीक है, ये किसके भाग थे? ये थे मध्यम मिट्टी के। और एक चट्टानी मिट्टी। चट्टानी मिट्टी के भी 3 भाग हैं। चट्टानी मिट्टी के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है गिरिपादीय मिट्टी, या फिर चलो गिरिपादीय मिट्टी। एक है शिवालिक मिट्टी। और एक है चट्टानी मिट्टी। ये डॉक्टर जसवीर सिंह द्वारा हरियाणा की मिट्टी है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया था। अत्यंत हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, भारी व बहुत भारी मिट्टी, चट्टानी व गिरिपादीय मिट्टी। अब हल्की मिट्टी के भी 2 भाग बनाए हैं, अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। ये हल्की मिट्टी के भाग आते हैं। और मध्यम मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग कौन कौन से हैं? मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। और चट्टानी मिट्टी को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो गिरिपादीय। गिरिपादीय मतलब गिरि मतलब पहाड़ और पादीय मतलब चरणों में, जो पहाड़ों के जो निचले स्तर पे मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं हम गिरिपादीय मिट्टी। शिवालिक मिट्टी और चट्टानी मिट्टी। एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपके, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो वहां पर कौन सी मिट्टी थी? पथरीली मिट्टी थी। आप देखोगे उत्तर पूर्व के अंदर शिवालिक क्षेत्र आता है, और शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? आपको पथरीली मिट्टी ही मिलती है वहां पर। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इनको। डिटेल में पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मैप भी बना लेते हैं साथ साथ में, ताकि हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ते रहे। एक हरियाणा का मैप बना लेते हैं हम। हरियाणा का मैप बनाते हैं पहले। ये देखिए हमने हरियाणा का मैप बना लिया, और हरियाणा के मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, पहली मिट्टी हमने पढ़ी थी अत्यंत हल्की मिट्टी। कौन सी थी? अत्यंत हल्की मिट्टी। अब इस अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में पढ़े तो अत्यंत हल्की मिट्टी में बालू दोमट प्रधान होती है। ठीक है, ये कौन सी प्रधान होती है? इसमें बालू दोमट ज्यादा होती है,
बालू दोमट प्रधान होती है, अत्यंत हल्की मिट्टी। कहां मिलती है? ये मिलेगी आपको साउथ ऑफ सिरसा, दक्षिण भाग में, सिरसा के दक्षिण भाग में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, हिसार के दक्षिण भाग के अंदर मिलेगी आपको ये। आप ये मान के चलो जो भी एरिया राजस्थान के टच में है वहां पर आपको मिलेगी। तो ये वाला एरिया है आपका इस एरिया के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? आपको अत्यंत हल्की मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा हल्की मिट्टी है तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा मिट्टी अपर्दन भी इसी के अंदर होता है, सबसे ज्यादा मिट्टी अपर्दन भी इसी में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायु अपर्दन इसी में होता है, और तत्वों की सबसे ज्यादा कमी इसमें है, तत्वों की कमी। इसमें सबसे कम तत्व होते हैं, तत्वों की कमी इसमें सबसे कम होती है। ठीक है, और आप देखोगे कि ये जल्दी उड़ जाती है, और इसी को ही याद रखना, ये एक किस्म की रेगिस्तानी मिट्टी से संबंधित मिलेगी आपको, रेगिस्तानी मिट्टी है, और इसी को ही हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। किसको? किसके नाम से? रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। अगला कौन सी है? दूसरी आती है। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी। ये कौन सी प्रधान होती है? ये होती है बालू दोमट होती है, प्लस में दोमट का मिश्रण होता है। ये प्लस में दोमट का मिश्रण होता है इस मिट्टी के अंदर। कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको भिवानी का क्षेत्र है, प्लस में झज्जर का क्षेत्र में। आपको भिवानी, थोड़ा चरखी दादरी और झज्जर वाला क्षेत्र में यहां मिलेगी आपको ये वाली। और याद रखना इसको स्थानीय भाषा में, इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में किसके नाम से जानते हैं? रोसली के नाम से जानते हैं, रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको। स्थानीय भाषा के अंदर हल्की मिट्टी को किसके नाम से जानते हैं? रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हल्की मिट्टी के बाद में कौन सी आती है? मध्यम मिट्टी, मध्यम मिट्टी। ठीक है, कौन सी है? मध्यम मिट्टी। अब मध्यम मिट्टी कौन सी मिट्टी होगी? देखो, मध्यम मिट्टी के अंदर हल्की प्लस में बारी प्लस में दोमट मिट्टी का, ठीक का मिश्रण होता है। ठीक है, हल्की प्लस में भारी प्लस में दोमट मिट्टी, तीनों का मिश्रण होता है इसके अंदर। कौन सी? मध्यम मिट्टी। कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको नू, या आप मेवात बोल दो, गुड़गांव, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत। ठीक है, कहां मिलेगी? मेवात, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत। आप ये देख लो, ये वाला क्षेत्र है मेवात, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव वाला एरिया है। यहां आपको ये वाली मिट्टी मिलती है। कौन सी? मध्यम मिट्टी मिलेगी। अब मध्यम मिट्टी के बाद में अगली मिट्टी कौन सी आती है? सामान्यतः, सामान्यतः बारी मिट्टी। कौन सी है? सामान्यतः बारी मिट्टी आती है अगली। याद रखना, इस मिट्टी को सिल्ट युक्त भी बोलते हैं, सिल्ट युक्त मिट्टी। कहां मिलेगी आपको? ये यमुना के मैदान पे पास मिलेगी, यमुना के मैदान।
ठीक है। और यमुना के मैदान के अंदर आपको पता, मैंने पहले बताया था, दो प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी, बांगड़ व खद्दर। बांगड़ पुरानी है, खद्दर नई मिट्टी है। ये कम उपजाऊ है, ये ज्यादा है। ये ऊपरी परत है और ये निचली परत है। देखो सामान्यतः भारी मिट्टी के बाद में बात करें तो अगली मिट्टी कौन सी आती है, अगली आती है भारी मिट्टी। 5वें नंबर पे है भारी मिट्टी। भारी मिट्टी है, इसको एक नाम से वो जानते हैं, इसको डाकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इसको डाकर के नाम से भी जानते हैं, डाकर के नाम से भी जाना जाता है। और ये डाकर का, ये जगाधरी के अंदर, जगाधरी के अंदर डाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस मिट्टी, ये मिट्टी मिलती कहाँ है, ये हमें मिलती है फतेहाबाद में, फतेहाबाद, थानेसर, जगाधरी। ठीक है। और फतेहाबाद में इसको किसके नाम से जानते हैं, फतेहाबाद के अंदर इसको, जगाधरी में तो डाकर और फतेहाबाद में इसको बोलते हैं सोलर चिक्का युक्त। कौन सी मिट्टी है, सोलर चिक्का युक्त मिट्टी है। ये कहा जानते हैं इसको, फतेहाबाद के अंदर इसको जाना जाता है। ये देखो, ये अपना फतेहाबाद वाला एरिया है। ठीक है। ये कुरुक्षेत्र का है, यमुनानगर वाला एरिया है, जगाधरी यमुनानगर। उससे पहले हमने पढ़ा था यमुना नदी के किनारे आपने बांगड़ और खद्दर पढ़ी थी सारे क्षेत्र के अंदर। यह है भारी मिट्टी। भारी मिट्टी के बाद में आती गिरिपादीय मिट्टी, गिरिपादीय मिट्टी। अब देखो, गिरिपादीय मिट्टी पहाड़ी है, कहां मिलेगी, शिवालिक क्षेत्र में। तो आपका पंचकुला यमुनानगर वाला एरिया है, यहां पर आपको गिरिपादीय मिट्टी मिलती है। इस क्षेत्र के अंदर आपको कौन सी मिट्टी मिल जाती है, गिरिपादीय मिट्टी मिलेगी। देखो इस कहां मिलेगी, ये मिलती है एक तो अंबाड़ा, अंबाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, या फिर अगर आपके पास में ये ऑप्शन न मिले तो शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र के अंदर मिलेगी। अब एक बात और याद रखना, इन शिवालिक क्षेत्र के अंदर इसकी बात करें ना गिरिपादीय को, तो कालका ना, कालका में इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको घर के नाम से जानते हैं। गिरिपादीय मिट्टी को कालका के अंदर किसके नाम से जानते हैं, इसको घर के नाम से जानते हैं। और रही बात यमुनानगर में, गिरिपादीय मिट्टी को यमुनानगर में इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको कंघी के नाम से जानते हैं। कंघी, किसके नाम से, कंघी के नाम से, यमुनानगर में कंघी के नाम से जानते हैं गिरिपादीय मिट्टी। और यमुनानगर के अंदर ही आप बात याद रखना, कौन सी मिट्टी मिलती है, यमुनानगर में ही लाल, लाल चेस्टनट मिट्टी कहां मिलती है, ये यमुनानगर में मिलती है। अब देखो गिरिपादीय मिट्टी के बाद में कौन सी मिट्टी है, एक तो बचगी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। अब दोमट मिट्टी कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको पता है यहीं पर, यही मिलती है हमें, दोमट मिट्टी मिलती है। कहां मिलती है, ये मिलती है फरीदाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत। ठीक है। आपको इस वाले क्षेत्र के अंदर ये सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये वाला एरिया है, ये सारा एरिया आपका कौन सा है, ये दोमट मिट्टी का एरिया आ जाता है। अब दोमट मिट्टी के बाद में कौन सी, हल्की दोमट मिट्टी।
तो अब हल्की दोमट मिट्टी हमें कहां मिलेगी? ये मिलेगी अंबाला का दक्षिणी क्षेत्र। और कहां मिलेगी? और मिलेगी हमें गुरुग्राम में, गुरुग्राम का उत्तरी क्षेत्र। और हमें मिलेगी नू के अंदर, नू का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यहां हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? हल्की दोमट मिट्टी मिलती है। हल्की दोमट मिट्टी के बाद में भारी दोमट मिट्टी। कौन सी है? भारी दोमट मिट्टी। अब भारी दोमट मिट्टी कहां मिलेगी? भारी दोमट मिट्टी मिलती है हमें नू और फिरोजपुर जिरका। ठीक है, यहां पर हमें भारी दोमट मिट्टी मिलती है। और एक भारी दोमट मिट्टी के बाद में कौन सी है? अगली है अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी। अपेक्षाकृत दोमट मिट्टी ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी हिसार, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम। कहां मिलती है? हिसार, झज्जर, भिवानी और गुरुग्राम के अंदर आपको मिलेगी। उसके बाद में कौन सी बस्ती है? उसके बाद में है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी। अब बलुई दोमट मिट्टी कहां मिलेगी आपको? बलुई दोमट मिट्टी ये मिलेगी आपको भिवानी के अंदर मिलेगी और आपको झज्जर के अंदर मिलेगी। का भिवानी और झज्जर। और इसको किसके नाम से जानते हैं? रोसली के नाम से जानते हैं, रोसली। ठीक है, और ये शुष्क भूमि के लिए बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, शुष्क भूमि के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही है। अब देखो कुछ क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे आपको पता? सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि लाल चेस्टनट मिट्टी कहां मिलती है? लाल चेस्टनट मिट्टी कहां मिलती है? ये मिलती है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और कौन सा था? सोलर चिक्का नामक कठोर मिट्टी कहां मिलती है? कहां मिलेगी भैया? ये आपको फतेहाबाद में मिलेगी, फतेहाबाद और थानेसर और जगाधरी। ठीक है, सोलर चिक्का आपको कहां मिलेगा? जगाधरी। कई बार आपके पास में कैथल भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये कैथल के नाम से। और क्वेश्चन क्या और है? हरियाणा में कितने प्रतिशत लवणीय भूमि है? तो कितने प्रतिशत है भैया? ये 32% लवणीय भूमि है। ठीक है, और केंद्रीय लवणता जांच अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर बना हुआ है, आप सबको पता है। कितने प्रतिशत लवणीय भूमि है? लवणीय भूमि है 32% लवणीय भूमि है। और लवणीय भूमि को ही किसके नाम से जानते हैं? इसको रे या कलर। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं इसको? रे और कलर के नाम से भी जाना जाता है। लवणीय भूमि को नाम इसी को जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा है? याद रखना, 1 सेंटीमीटर परत बनने के लिए पता कितना टाइम लग जाता है? 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। एक क्वेश्चन और था क्या कि मिट्टी कटाव को ही रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। किसको? मिट्टी कटाव को। इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और करते थे। क्वेश्चन क्या था? वन अधिनियम कब आया था भाई? वन अधिनियम 1972 के अंदर
वन अधिनियम आया था। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कब शुरू हुआ था? 1989 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा सरकार द्वारा योजना शुरू की थी। एक क्वेश्चन और है यहां से, हर घर हरियाली, हर घर हरियाली योजना कब शुरू थी? ये 2015 में शुरू हुई थी, 2015 में। एक और लास्ट क्वेश्चन यहां से कौन सा था, राज्य वन नीति कब लागू हुई थी? 2006 के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था हरियाणा की जलवायु, मिट्टी और ऋतु के बारे में। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप YouTube पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।